नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, प्रगतिशील किसान आज आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, चाहे कोई भी मुश्किल हो, कोई भी बाधा हो, बस उसे पार कर रहा है और अपनी सफलता की इबारत खुद लिख रहा है। बस इसी कड़ी में हमने रुख किया हीरापुर का। जी हाँ, सीहोर तहसील का ये हीरापुर गांव है और यहाँ के एक आधुनिक प्रगतिशील युवा किसान है जिनसे हम आज आपको रूबरू कराना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं हम उन्हीं से और उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी, उनकी सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम। अपना नाम बताएं और अपना परिचय आप खुद दें हमारे किसान भाइयों को, तो अच्छा लगेगा। मैं राहुल परमार, पिताश्री गोरेलाल जी परमार, ग्राम हीरापुर और तहसील सीहोर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और हमारे द्वारा हमारी निजी भूमि पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सर्कुलर चाइनीज फिश हैचरी यूनिट की स्थापना की गई है। इस यूनिट का मूल उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता के मत्स्य बीज का उत्पादन करना है। बिल्कुल, आपने कहा राहुल, मत्स्य बीज का उत्पादन करना, ये बहुत बड़ा हटके काम नहीं हो गया? ये कैसे विचार आया आपके दिमाग में? असल में अभी तक मत्स्य बीज का उत्पादन जैसे पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ही होता है। तो यहाँ से वहाँ की दूरी लगभग 1400 से 1700 किलोमीटर के आसपास है। और लाइव स्टॉक जब चीज़ आती है तो मोर्टेलिटी बहुत होती है, ट्रांसपोर्टिंग का बहुत ज़्यादा खर्च है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये यूनिट प्लान की गई कि क्यों ना ये अच्छी गुणवत्ता के मत्स्य बीज को यहाँ उत्पादन किया जाए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। दूसरा, किसानों को मत्स्य बीज लाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी होती थी। आपने बहुत सारे कारण तो बता दिए कि मत्स्य बीज का जो यूनिट यहाँ डालना था उसका आपने ये सारा इंतजामात आपने कर लिया। लेकिन जिस तरह हम आपको देख पा रहे हैं कि आप बहुत कम उम्र के हैं, तो कृपया कर हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अभी आपकी उम्र कितनी है और आपने किस किस चीज़ की कैसे क्या पढ़ाई की है? मेरी उम्र 27 से 28 साल है और मैंने बीएससी मिलिट्री साइंस और एमए ज्योग्राफी किया हुआ है। बट मुझे मल्टीपल काम करने में मज़ा आता है, नई नई चीज़ों को देखने समझने में। और मैं यहाँ पे जो संस्थान है कृषि विज्ञान केंद्र हमारे ज़िले से, तो वहाँ हमारे सर हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उन्हें छोटी छोटी ट्रेनिंगों के माध्यम से कुछ आइडियाज़ क्रिएट किए, जैसे कि सब्जियों का उत्पादन कैसे करें नए तरीके से, गुलट्री पे काम कैसे करें, पोल्ट्री पे काम कैसे करें, फिशरीज़ पे काम कैसे करें। तो ये सब चीज़ें देख समझ के ये करने की मुझे प्रेरणा मिली कि कुछ बड़ा किया जाए जो सीहोर जिले के किसानों को डायरेक्ट हम उनसे जुड़ पाएँ। जी, आपने डायरेक्ट किसानों से जुड़ने की बात करी, लेकिन आप ये बताइए कि सीहोर के आसपास हेचरी का ऐसा कोई भी संभावना पहले नहीं थी, ये कैसे आपके दिमाग में बात आ गई? तो जहाँ संभावना होती नहीं है वहीं तो संभावना बनाई जाती है। क्या बात है। तो देखा हमने कि यहाँ यूनिट है ही नहीं, तो फिर तो अपॉर्चुनिटी है। तो हमने पूरे जिले को टारगेट करके, बल्कि जिला ही नहीं, मध्य प्रदेश में सीहोर जिले से जो बॉर्डर लगी हुई है आसपास के जिलों से, आप यकीन मानेंगे कि इस बार हमने मध्य प्रदेश के 14 से 15 जिलों में सीड सप्लाई किया है। इवन राजस्थान तक बच्चा गया हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ। आपने बताया कि ये आपने यूनिट इस्तेमाल करी, इसको लगा लिया। ये आपसे बात करी हमने और हमें पता चला कि ये कोरोना काल की उपज है। तो ये आपदा में अवसर कैसे बनाया आपने? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये आपदा में अवसर ही है। असल में लॉकडाउन हुआ, सब घर पे बैठे हुए थे, तो खुरापाती दिमाग की क्या करें, तो बस ऐसे ही आइडियाज पे काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे चीजें जब देखी समझी तो लगा कि कर सकते हैं जी। तो बस उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग की, काफ़ी विजिट भी की मैंने, करीबन 200-250 किसानों से भी मिला, और जो एक्सपर्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और तमाम तरीके के जो अनुभवी लोग हैं जो इस पेशे में हैं। तो इसकी सारी चीज़ समझने के बाद में तभी हमने काम शुरू किया, ऐसा एकाएक शुरू नहीं किया। हमारे बहुत सारे किसान भाई इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि हम कोई नया काम शुरू करेंगे तो हमें परेशानी होगी, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इतनी कम उम्र में आपने एक नया सोचा, वो भी चुनौतीपूर्ण सोचा, तो आपको क्या दिक्कतें नहीं आई और आई तो कैसे आपने उसको फेस किया? परेशानी हर काम में है, लेकिन आप उससे सीखते समझते कैसे हैं या उसको शॉर्ट आउट कैसे करते हैं।
तो जब कोई परेशानी आती है तो आसपास लोग हैं, गवर्नमेंट की पूरी टीम होती है आपको सपोर्ट करने के लिए, अच्छे अधिकारी होते हैं और कृषि वैज्ञानिक लोग होते हैं। तो आप उन्हें बताइए आपकी समस्या कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये यूनिट इस्टेब्लिश करना जा रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं या इसको किस तरीके से बेहतर किया जाए। तो छोटे छोटे इनपुट्स मिलते जाएंगे और समस्या का समाधान होता जाएगा। बिल्कुल। अब हम आपकी हेचरी की तरफ आना चाहते हैं और हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह आपने इस यूनिट की स्थापना करी, किस तरह आपने इसके लिए मेहनत करी। असल में ये यूनिट बहुत कम समय में तैयार हुई है, ये करीबन 4 से 5 महीने में ही बन के तैयार हो गई है। पर इसके पीछे की ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत तगड़ी है, मतलब हमने पूरा प्लान बनाने के बाद में इसको शुरू किया। बिल्कुल। तो मार्च के फर्स्ट वीक में हमने इसका काम शुरू किया था और जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रोडक्शन शुरू कर दिया था हम लोगों ने। जी। कितने एरिया में आपकी हेचरी है और क्या क्या आप इसमें करते हैं, इसके बारे में जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। अभी ये लगभग 6 से 7 एकड़ में अभी करंट में ये प्रोजेक्ट है, एकड़ में, और अभी अगले 10-15 दिन में ये 12 से 13 एकड़ में एक्सटेंड कर जाएगा, क्योंकि हमें ये स्पेस कम पड़ रहा है तो इसको हम बढ़ा रहे हैं धीरे से। तो क्योंकि प्रोडक्शन तो है बट रेयरिंग के लिए पॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्पेस निरंतर ही हम बढ़ाते रहेंगे। ये प्रोजेक्ट में सिर्फ हम इतने में ही सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि किसानों को, हमारे सीहोर जिले के किसानों को उम्मीद है हमसे बहुत कुछ, तो उन कम से कम हम सीहोर जिले को आत्मनिर्भर बना पाएँ फिलहाल की स्थिति में। जी। आपने आत्मनिर्भरता की बात की है, तो जब आपने ये काम शुरू किया और आपने जब इसके लिए ब्रेन तैयार किया अपना और आपने योजना बनाई, तो आपने सरकारी योजनाओं का भी लाभ लिया होगा, तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत आपने इसमें लिया होगा लोन वगैरह, कैसी क्या प्रोसेस रही? जी बिल्कुल, ये हेचरी यूनिट असल में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही इस्टेब्लिश की गई है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई और फिशरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए योजना लाई गई, तो उसी को ध्यान में रख के हमारे सीहोर जिले के फिशरीज डिपार्टमेंट ने इसमें हमारा बहुत सहयोग किया और तकनीकी गाइडेंस उपलब्ध कराया, और कोई भी परेशानी आती थी तो यहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनने हमें पूरा मदद किया, जो फिशरीज इंस्पेक्टर है उन्होंने पूरा सहयोग किया है। हाँ। आपने अभी जो बताया कि आपने जो यूनिट शुरू की है, इसकी प्रथम में लागत कितनी आई और आपको अभी इससे क्या क्या फायदे हुए? असल में ये प्रोजेक्ट कॉस्ट से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 25 लाख जो राशि है उतने इन्वेस्टमेंट में आप उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं कर सकते। 25 लाख में एक अच्छी यूनिट डेवलप नहीं हो सकती, बट हमने कोशिश की है कि इतने अमाउंट में बेहतर से बेहतर जो भी हो पाए, और धीरे धीरे इसी का पैसा कमा के इसी में लगा के इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो अभी आपको कितना फ़ायदा हो चुका है? फ़ायदा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी इसकी कमाई का पैसा इसी में लग रहा है। अभी शुरुआती दौर है। जी, शुरुआती दौर है हमारा। लेकिन उम्मीद क्या है आपका लक्ष्य, अगर हम लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य कहाँ तक का है? लक्ष्य हमारा कम से कम हम इस वाले प्रोजेक्ट को 50 से 60 एकड़ में ले जाएंगे अगले 5 से 7 सालों में। जी। और इनकम की अगर हम बात करें तो अनुमानित क्या हो सकती है? अब अभी तो इस बार हमने करीबन 25 से 30 लाख का सीड्स यहाँ पे सेल किया है। जी। तो आगे भी बढ़ेगा ये? बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ेगा। हाँ, फिश फार्मिंग ऐसा सेक्टर है अभी जो डिमांड एंड सप्लाई में बहुत गैप है, तो ये हर साल बढ़ेगा। तो राहुल, क्या इसका आपने कोई प्रशिक्षण लिया है? मैंने सर्टिफाइड प्रशिक्षण तो नहीं लिया है, बट मेरे साथ बहुत अनुभवी लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और तमाम तरीके का विभाग से सपोर्ट है, तो उसी के माध्यम से मैं ये काम कर रहा हूँ। राहुल, हमेशा कहा जाता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो बाहर वाले तो बात की बात, क्योंकि मैं किसानों के लिए एक प्रेरणा की बात करूंगी। आप इतनी कम उम्र में आपने इतना अच्छा एक यूनिट तैयार किया है और आप इस तरह काम कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि सपोर्ट नहीं मिला, तो आपको कैसा सपोर्ट घर का मिला या बाहर का मिला या नहीं मिला? थोड़ा अपने बारे में किसान भाई। नहीं, आप ये कहें सपोर्ट नहीं मिला, ये तो एकदम अलग बात हो जाती है। आपने सपोर्ट किससे लिया? अच्छा, ये मायने रखता है भाई। आपको आपका इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा ना। संबंधित अगर कोई अधिकारी व्यक्ति है जो इसमें जानकार है, तो आपको समर्पण भाव से सीखने के लिए भी तो ललक होगी आप में, और आपकी फैमिली में भी आपका इतनी इमेज बनी है कि आप इस प्रकार का काम कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है आप में। क्योंकि कोई भी सतही तौर पे इतना बड़ा अमाउंट किसी प्रोजेक्ट में
तुरंत नहीं लगा सकता। तो इसके लिए आपको खुद एक बेस तैयार करना पड़ेगा, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। जी। भाई जो आपके दिमाग में कल्पना है वो दूसरे को नहीं पता है, जी। तो ये आपको बताना पड़ेगा उनको, और ये एकाएक समझ में भी नहीं आती, आपको कोशिश भी लगना करनी पड़ेगा, पड़ेगी। कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश बिल्कुल। भी करनी पड़ेगी और लगना पड़ेगा और अपनी बात दूसरों तक हमको समझानी पड़ेगी, उनको बताना भी पड़ेगा। अगर मैं हेचरी की कार्यप्रणाली की बात करूं तो किस तरह से इसकी कार्यप्रणाली होती है, इसके बारे में जानकारी हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसका जैसे सीज़न शुरू फरवरी के फर्स्ट वीक से ही हो जाता है। जी। वैसे तो साल भर चलता है, लेकिन जैसे कॉमन कार्प की ब्रीडिंग फरवरी फर्स्ट वीक में शुरू हो जाती है। तो ब्रीडिंग के पहले जो ब्रीडर होते हैं, जैसे मेल फीमेल जो बड़ी मछलियाँ होती है जिनसे ब्रीडिंग कराई जाती है, तो उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, अच्छा खाना पीना दिया जाता है उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से, ताकि वो अच्छा बच्चा परिपक्व निकल पाए। और उसके बाद साल भर ये चीज़ें चलती रहती है। जैसे फरवरी से शुरू हुआ तो कुछ ब्रीड ऐसी हैं जो ठंडी में ब्रीड करती है। उसके बाद में जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, 15 जून के आसपास से, तो तब बड़े पैमाने पे मछली ब्रीड करना शुरू होती है। तो उसी दौरान मूल एक्टिविटी चलती है, और जैसे ही बच्चा प्रोड्यूस होता है, किसान हमारे यहाँ से मत्स्य बीज ले जाना शुरू कर देते हैं। तो कौन कौन सी ब्रीडिंग है आपके भी हेचरी में? अभी हम यहाँ पे 7 तरीके की मछली की ब्रीडिंग कर रहे हैं। जैसे आईएमसी में 6 तरह की मछलियाँ होती है, कतला, कामन, ग्रास, रेहू, और इस बार हमने पंगेसियस की भी ब्रीडिंग की है इस हैचरी यूनिट पे। और यहाँ ये मध्य प्रदेश में पंगेसियस की पहली बार ब्रीडिंग की है। क्या बात है। तो ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों की एक नया कहते हैं अनुसंधान जिसको कहते हैं, हमारे इस छोटे से युवा किसान ने किया है, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा मतलब भविष्य जो है वो सुनहरा दिखा रहे हैं। और सीहोर ज़िले के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर ये हैचरी हो गई है। ये पहली निजी हैचरी है। हाँ, ये सीहोर जिले की पहली हैचरी यूनिट है। तो इसीलिए हमें संभावना भी दिखी और हम इस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत कर रहे हैं। और इसी के साथ हम, जैसे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ मछली ही नहीं कर रहे हैं, इसके साथ में हमारा डेयरी वाला प्रोजेक्ट भी है। और धीरे से हम गोट्री, पोल्ट्री, इन सब चीज़ों में भी आ रहे हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। तो मतलब आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि समन्वित खेती, जी बिल्कुल, है ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। आप यहाँ पे अगले 1-2 साल में ही आएंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हमारे जो युवा किसान हैं और जो कुछ नया करने की सोच रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर वो हेचरी के लिए कुछ नया सोच रहे हैं, तो वो एक बार ज़रूर यहाँ आकर विजिट करें और राहुल से ज़रूर मिलें और आकर देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को जमाया है और आने वाले समय के लिए वो इसकी तैयारियाँ भी कर रही हैं। भविष्य के लिए क्या योजनाएं आपने बना के रखी? असल में मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की मात्र 40% मीठा जल यानी जो वाटर बॉडी है, सिर्फ उन्हीं का यूज़ हो रहा है अभी, और बाकी यूज़ के लिए बाकी है। तो बहुत संभावना है, डिमांड एंड सप्लाई में बहुत गैप है, क्योंकि डैम से इतने बड़े पैमाने में मछली को पकड़ा नहीं जाता जिस हिसाब से हमारे देश की आबादी है और जो कंजम्पशन है। तो अभी दूसरे राज्यों से मछली के ट्रक आते हैं। जी बिल्कुल। तो कम से कम अपने स्टेट को जी मछली के मामले में आत्मनिर्भर बना सकें। और ये आज के दौर में रोजगार का एक बहुत अच्छा अवसर है। किसान भाइयों की आय फसल से दुगनी तिगुनी नहीं हो सकती अगर वो मछली व्यवसाय के साथ साथ बकरी, गोट्री, इस तरीके से चीज़ें इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेगा, तभी वो उसकी आय को तिगुना चौगुना कर पाएगा। आपको कृषि वैज्ञानिकों से और जो गवर्नमेंट के पदाधिकारी हैं उन लोगों के विभाग जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, तो आपके चीज़ों के बारे में पता चलेगा और आप भी ऐसे ही धीरे धीरे नए नए प्रोजेक्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ा सहयोग जो होता है और बहुत बड़ा योगदान होता है कृषि विज्ञान केंद्र का। तो इस यूनिट को डालने में, हेचरी डालने में कृषि विज्ञान केंद्र की आपके लिए क्या भूमिका रहती है? कृषि विज्ञान केंद्र एक संस्थान नहीं है हमारे लिए, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। क्या बात है। क्योंकि वहाँ का जो पूरा स्टाफ है और जो उनके प्रधान वैज्ञानिक है डॉक्टर जिनेंद्र कनौजिया सर, तो उनको हम अगर रात को 10 बजे भी फ़ोन करेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि हमारा फ़ोन नहीं उठेगा। और तमाम तरीके की सलाह, खेती बाड़ी हो, ये प्रोजेक्ट से संबंधित हो या कोई भी, उनके तरफ से हमें इतना ज़्यादा सहयोग मिलता है कि उसकी वजह ही है कि हम इतने कम समय में उनके अनुभवों का लाभ ले पाएँ। जैसे आपने कहा कि मेरी उम्र कम है और मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया,
तो मेरी उम्र कम है, लेकिन मुझे जो मार्गदर्शन करते हैं उनका तो अपना 25 30 40 साल का क्या अनुभव बात है। है, बहुत तो उस बढ़िया। अनुभव का लाभ लेके हमने ये सब काम किया है, और आप जैसे लोग सब सहयोग देते रहेंगे तो और भी आगे आगे बढ़ेंगे, क्या बात है, किसान भाइयों को साथ लेकर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात राहुल ने कही है। वो एक कहावत है ना, उसको इन्होंने चरितार्थ कर दिया है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो उम्र मायने नहीं रखती है, आपके हौसले मायने रखते हैं। रियली बहुत सही आपने शब्द कहे हैं कि हमारी उम्र कम हो सकती, लेकिन जो हमें सहयोग दे रहे हैं उनका अनुभव हमारी उम्र से भी बढ़कर है। तो बहुत हम आपको शुभकामनाएं देते हैं राहुल कि आप आगे बढ़ें और कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे चलकर नाम कमाएं और इस देश को एक आत्मनिर्भर देश बनाने में आप सहयोग करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज़मीन से जुड़े होते हैं। जब हमारा एक गांव, एक परिवार समृद्ध होता है, एक कृषक समृद्ध होता है तो गांव समृद्ध होता है, गांव होता है तो ज़िला, तहसील और फिर उसके बाद हमारा देश होता है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको राहुल, आने वाले आपके भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए। आप यूं ही आगे बढ़ें। तो किसान भाइयों, सुना आपने और कि राहुल ने इतना अच्छा काम किया है और हमसे इतनी अच्छी बातचीत साझा की। एक बहुत अच्छा उन्होंने आदर्श स्थापित किया है। आप आइए ज़रूर और इनके यूनिट पे आकर हीरापुर में देखिए और समझिए ये आपके लिए सहयोग के लिए खड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, मैं कांटेक्ट नंबर साझा करना चाहूँगा अगर आप चाहें तो। बिल्कुल। और मैं एड्रेस बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। ये सीहोर से 12 किलोमीटर दूरी पे हीरापुर गांव है, और अगर भोपाल से आते हैं तो 28 किलोमीटर दूरी पे हीरापुर गांव है। यहाँ पे मालवा फिश हैचरी नाम से ये यूनिट है, और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9174229030। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 9174229030। आपको किस मछली पालन से संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए या अच्छी गुणवत्ता के मत्स्य बीज चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाइयों को संपर्क नंबर भी मिल गया है, तो आप ज़रूर इनसे संपर्क कीजिएगा। और किसान भाइयों, अब हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी सी लगन की, मेहनत की और अपने आप को साबित करने की, तो आप एक नया आयाम ज़रूर लिख पाएंगे। अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है।
इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है।
मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूं और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है ये। सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने 5 क्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। કોવિડ જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।